मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। ऐसे तो मन की बात हर महीने के आखिरी इतवार को होता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते पहले ही हो रहा है। आप सब जानते ही हैं, अगले हफ्ते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भागदौड़ भी रहेगी। और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं, और इससे बढ़िया क्या होगा। आम आवाम की दुआएं, आपकी हौसला अफजाई, मेरी तवानाई भी बढ़ती रहेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया। मन की बात के कितने ही सामीन अपने खुतूत में बहुत सारी तारीफ करते हैं। कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज़्यादा अच्छा किया, ये बढ़िया किया। लेकिन मैं जब हिंदुस्तान के आम इंसानों की काविश, उनकी मेहनत, उनकी क़ुव्वत इरादी को देखता हूँ तो खुद अपने आप ही हैरत में पड़ जाता हूँ। बड़े से बड़ा हदफ हो, मुश्किल से मुश्किल चैलेंज हो, हिंदुस्तान के लोगों की इज्तिमाई क़ुव्वत, इज्तिमाई ताकत हर चैलेंज का हल निकाल देती है। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि मुल्क के मगरबी साहिल पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। तेज़ चलने वाली हवाएं, तेज़ बारिश। साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही हैरत अंगेज है। 2 दिन बाद ही कच्छ के लोग अपना नया साल यानी आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं। ये भी इत्तेफाक है कि आषाढ़ी बीज कच्छ में बारिश की शुरुआत की अलामत माना जाता है। मैं इतने साल कच्छ आता जाता रहा हूँ, वहाँ के लोगों की खिदमत करने की मुझे खुशबख्ती भी हासिल हुई है, और इसलिए कच्छ के लोगों का हौसला और उनके रहन सहन के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 दहाई पहले के तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था कि वो कभी उठ नहीं पाएगा, आज वही ज़िला मुल्क के तेज़ी से तरक्की करने वाले ज़िलों में से एक है। मुझे यकीन है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है, इससे भी कच्छ के लोग बहुत तेज़ी से उबर जाएंगे। साथियों, कुदरती आफात पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन गुज़श्ता बरसों में हिंदुस्तान ने आफत बंदोबस्त की जो ताकत बनाई है, वो आज एक मिसाल बन रही है। कुदरती आफात से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है कुदरत का तहफ़्फ़ुज़। आजकल मानसून के वक्त इस सिमत में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए ही आज मुल्क कैच द रेन जैसी मुहिमों के जरिए इज्तिमाई कोशिश कर रहा है। पिछले महीने मन की बात में ही हमने आबी तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े स्टार्टअप की बात की थी। इस बार भी मुझे ख़त लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे एक साथी हैं यूपी के बांदा ज़िले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड इलाके में पानी को लेकर कितनी मुश्किलात रही हैं। इस चैलेंज से निपटने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों के साथ मिलकर इलाके में 40 से ज़्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम की बुनियाद बनाई है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में ज़मीनी आब की सतह बेहतर हो रही है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ ज़िले में लोगों ने मिलकर एक ख़त्म हो चुकी नदी का आह्या किया है। यहाँ काफ़ी वक्त पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। वक्त के साथ वो ख़त्म हो गई, लेकिन मकामी याददाश्तों और अवामी कहानियों में इसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस कुदरती विरासत को फिर से ज़िंदा करने की ठानी। लोगों की इज्तिमाई काविश से अब नीम नदी फिर से ज़िंदा होने लगी है। नदी के मस्दर को अमृत सरोवर के तौर पर भी तरक्की दी जा रही है। साथियों, ये नदी, नहर, झील ये सिर्फ आबी वसाइल ही नहीं होती हैं, बल्कि इनसे ज़िंदगी के रंग और जज्बात भी जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक मंजर अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला। ये इलाका ज़्यादातर सूखे की लपेट में रहता है। 5 दहाई के इंतज़ार के बाद यहाँ नीलवंडे डैम की कैनाल का काम अब पूरा हो रहा है। कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनाल में पानी छोड़ा गया था। इस दौरान जो तस्वीरें आईं वो वाकई जज्बाती करने वाली थीं। गांव के लोग ऐसे झूम रहे थे जैसे होली व दिवाली का त्यौहार हो। साथियों, जब इंतज़ाम व इंसराम की बात हो रही है
तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके इंतजाम और इंसराम की सलाहियत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खासकर आबी बंदोबस्त और बहरिया को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो काम किए वो आज भी हिंदुस्तानी तारीख का इफ्तिखार बढ़ाते हैं। उनके बनाए आबी किले इतनी सदियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी के 350 साल पूरे हुए हैं। इस मौके को एक बड़ी तकरीब की शक्ल में मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे मुतालिक शानदार प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। मुझे याद है कई साल पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने, इस मुकद्दस सरजमीन को सलाम करने की खुशबख्ती हासिल हुई थी। यह हम सब का फर्ज है कि इस मौके पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बंदोबस्त की सलाहियत को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे अंदर हमारी विरासत पर फख्र का एहसास भी पैदा होगा और मुस्तकबिल के लिए फर्जशनासी की तरगीब भी मिलेगी। मेरे प्यारे हमवतनों, आपने रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में ज़रूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो, कोशिशों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई भी हदफ कठिन नहीं रहता। हिंदुस्तान भी आज उसी नेक नीति से एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। ये चैलेंज है टीबी का, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। हिंदुस्तान ने अहद किया है कि 2025 तक टीबी से पाक हिंदुस्तान बनाने का। हदफ बहुत बड़ा ज़रूर है। एक वक्त था जब टीबी का पता चलने के बाद घर के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का वक्त है जब टीबी के मरीज को घर का मेंबर बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए निक्षय मित्रों ने महाज संभाल लिया है। मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ समाजी इदारे निक्षय मित्र बने हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हज़ारों लोगों ने खुद आकर टीबी के मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी के मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये अवामी हिस्सेदारी ही इस मुहिम की सबसे बड़ी ताकत है। इसी हिस्सेदारी की वजह से आज मुल्क में 10 लाख से ज़्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है और ये सवाब का काम किया है करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। मुझे खुशी है कि मुल्क के कई सरपंचों ने, ग्राम प्रधानों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है कि अपने गांव में टीबी को ख़त्म करके ही रहेंगे। नैनीताल के एक गांव के निक्षय मित्र जनाब दीकर सिंह मेवाड़ी जी ने टीबी के 6 मरीजों को गोद लिया है। ऐसे ही किन्नौर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र जनाब ज्ञान सिंह जी भी अपने ब्लॉक में टीबी के मरीजों को हर ज़रूरी मदद फराहम करने में मसरूफ़ हैं। हिंदुस्तान को टीबी से पाक बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और नौजवान साथी भी पीछे नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना की 7 साल की बेटी नलनी सिंह का कमाल देखिए। बिटिया नलनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी के मरीजों की मदद कर रही है। आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है, लेकिन एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और मगरबी बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बशवर मुखर्जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे भी टीबी से पाक हिंदुस्तान की मुहिम में लगा दिए हैं। ये सभी मिसालें जज्बातियत से भरे होने के साथ ही बहुत बाइस तरगीब भी हैं। कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, हम अहले वतन की फितरत होती है कि हम हमेशा नए ख्यालात के इस्तकबाल के लिए तैयार रहते हैं। हम अपनी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं और नई चीज़ों को अपनाते भी हैं। इसकी एक मिसाल है जापान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिट्टी जरखेज़ नहीं रही हो तो मियावाकी की तकनीक इस इलाके को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीक़ा होती है। मियावाकी जंगल तेज़ी से फैलते हैं और 2-3 दहाई में हयातियाती तनव्वुर का मरकज़ बन जाते हैं। अब इसका फ़रोग़ बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान के भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर जनाब राफ़ी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल रामनाथ जी अपने स्टूडेंट्स को कुदरत और माहौलियात के बारे में गहराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका ये गार्डन अब एक बायोडाइवर्सिटी जोन बन चुका है। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी तरगीब दी। इसके बाद राफ़ी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल बना डाला और इसे नाम दिया विद्यावनम,
अब इतना खूबसूरत नाम तो एक टीचर ही रख सकता है, विद्यावनम। रामनाथ जी के इस विद्यावनम में एक छोटी सी जगह में 115 वैरायटीज़ के 450 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। उनके स्टूडेंट्स भी उनके रखरखाव में उनका हाथ बटाते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आम लोग, काफ़ी भीड़ उमड़ती है। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह, यहाँ तक कि शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ वक्त पहले ही मैंने गुजरात में केवड़िया एकता नगर में मियावाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया था। कच्छ में भी 2001 में जलजले में मारे गए लोगों की याद में मियावाकी तकनीक से स्मृति वन बनाया गया है। कच्छ जैसी जगह पर इसका कामयाब होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल कुदरती मंजरनामे में भी ये तकनीक कितनी मौसर है। इसी तरह अंबाजी और पावागढ़ में भी मियावाकी मेथड से पौधे लगाए गए हैं। मुझे पता चला है कि लखनऊ के अलीगंज में भी एक मियावाकी बाग तैयार किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज़्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। सिंगापुर, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कितने ही मुल्कों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। मैं मुल्क के शहरियों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से अपील करूंगा कि वो मियावाकी तकनीक के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। इसके ज़रिए आप अपनी ज़मीन और माहौलियात को हरा भरा और साफ़ सुथरा बनाने में बेशकीमती ताउन दे सकते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, आजकल हमारे मुल्क में जम्मू कश्मीर की खूब बात होती है। कभी बढ़ती सियाहत के सबब तो कभी G20 के शानदार इनकाद के सबब। कुछ वक्त पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरों मुल्क के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेती बाड़ी तो काफ़ी वक्त से होती है, लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चैलेंज को एक मौके के तौर पर लिया। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे आईं यहाँ की ख़वातीन, जैसे कि एक बहन हैं इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट हैं और उन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की फ़रोख्त हो रही है। ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम इनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज़्यादा जानवर हैं और वो हर दिन 200 लीटर से ज़्यादा दूध बेचते हैं। एक और नौजवान आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। उनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज़ 5.5 लाख लीटर दूध प्रोडक्शन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई सफ़ेद इनकलाब की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 साल में यहाँ 500 से ज़्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे मुल्क का हर हिस्सा कितने इम्कानात से भरा हुआ है। किसी इलाके के लोगों की इज्तिमाई क़ुव्वत इरादी की कोई भी हदफ हासिल करके दिखा सकती है। मेरे प्यारे हमवतनों, इसी महीने खेल की दुनिया से हिंदुस्तान के लिए कई बड़ी खुशखबरियाँ आई हैं। हिंदुस्तानी टीम ने पहली बार वुमेन्स जूनियर एशिया कप जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महीने मेंस हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है। इसके साथ ही हम इस टूर्नामेंट की तारीख में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टीम भी बन गए हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, इसमें भी हमारी जूनियर टीम ने कमाल कर दिया। हिंदुस्तानी टीम ने इस टूर्नामेंट में पहला मकाम हासिल किया है। इस टूर्नामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल्स थे, इसमें से 20% अकेले हिंदुस्तान के खाते में आए हैं। इसी जून में एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुई। इसमें हिंदुस्तान तमगों की फहरिस्त में 45 मुल्कों में टॉप 3 में रहा। साथियों, पहले एक वक्त होता था जब हमें बैनुल अक़वामी इनकादों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन इनमें अक्सर हिंदुस्तान का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों की कामयाबियों का जिक्र कर रहा हूँ, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे नौजवानों की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और मुसाबके हैं जहां आज हिंदुस्तान पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। जैसे कि लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने पेरिस डायमंड लीग जैसे बावकार इनकाद में मुल्क को ब्रोंज दिलाया है। इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान का पहला मेडल है। ऐसे ही कामयाबी हमारी अंडर 17 वुमेन रेसलिंग टीम ने किर्गिस्तान में भी दर्ज की है। मैं मुल्क के इन सभी एथलीट्स, उनके पेरेंट्स और कोचेस सबको इनकी काविशों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, इंटरनेशनल इनकादों में
मुल्क की इस कामयाबी के पीछे कौमी सतह पर हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत होती है। आज मुल्क की अलग अलग रियासतों में एक नए जोश के साथ खेलों के इनेकाद होते हैं। इनसे खिलाड़ियों को खेलने, जीतने और हार से सीखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इनेकाद हुआ। इसमें नौजवानों में खूब जोश और जज्बा देखने को मिला। इन खेलों में हमारे नौजवानों ने 11 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी, अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले 3 मुकाम पर रही है। साथियों, ऐसे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू ये भी होता है कि इनसे नौजवान खिलाड़ियों की कई इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सामने आती हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोइंग मुकाबले में आसाम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अनितम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में शदीद चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहीं। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के शुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साल बेंगलुरु में मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वो स्टेपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी की सरस्वती कुंडू अपनी कबड्डी टीम की कैप्टन हैं। वो कई मुश्किलों को पार कर यहाँ तक पहुंची हैं। बेहतरीन मुजाहरा करने वाले बहुत सारे एथलीट्स को टॉप्स स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, 21 जून भी अब आ ही गया। इस बार भी दुनिया के कोने कोने में लोग बैनुल-अक़वामी यौम योग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल यौम योग की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक दुनिया एक कुनबे की शक्ल में सबकी फलाह के लिए योग। ये योग के इस जज्बे को बयान करता है जो सबको जोड़ने वाला और साथ लेकर चलने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी मुल्क के कोने कोने में योग से मुतालिक प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर यूएन में होने वाले यौम योग प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी यौम योग को लेकर हैरत अंगेज जोश दिख रहा है। साथियों, मेरी आप सभी से अपील है कि आप योग को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। इसे अपने रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाला 21 जून इस अहद के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आएगा। मेरे प्यारे हमवतनों, परसों यानी 20 जून को तारीखी रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक ख़ास पहचान है। मुल्क के अलग अलग सूबों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। उड़ीसा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अनोखी होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली अजीम रथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलता था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह मुल्क भर के हर समाज, हर तबके के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बेमिसाल है। ये अकीदत के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी अक्कासी होती है। इस मुक़द्दस मौके पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है भगवान जगन्नाथ सभी अहले वतन को अच्छी सेहत और खुशी व खुशहाली का आशीर्वाद अता करें। साथियों, हिंदुस्तानी रिवायत और सकाफत से मुतालिक तकरीब की बात करते हुए मैं मुल्क के राजभवनों में हुए दिलचस्प इनकादों का भी ज़रूर तस्करा करूँगा। अब मुल्क में राजभवनों की पहचान समाजी और तरक्याती कामों से होने लगी है। आज हमारे राजभवन टीबी से पाक हिंदुस्तान मुहिम के कुदरती खेती से मुहिम के अलंबरदार बन रहे हैं। गुज़िश्ता वक्त में गुजरात हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, सिक्किम हो, इनके यौम तासीस को अलग अलग राजभवनों ने जिस जोश व जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। ये एक बेहतरीन पहल है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को कवी बनाती है। साथियों, हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने जमहूरी उसूलों को सबसे ऊपर मानते हैं, अपने आइन को सबसे ऊपर मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। ये वही दिन है जब हमारे मुल्क पर इमरजेंसी थोपी गई थी। ये हिंदुस्तान की तारीख का सियाह दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी की पूरी ताकत से मुखालफत की थी।
जमहूरियत के हामियों पर इस दौरान इतना जुल्म किया गया, इतनी ज़्यादतियाँ की गई कि आज भी मन महसूस उठता है। इन मुजालिम पर पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए दी गई सज़ाओं पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से किताब लिखने का उस वक्त मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका उन्वान है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस किताब में बयान किया गया है कि कैसे उस वक्त की हुकूमत जमहूरियत के रखवालों से शफाक बर्ताव कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। मैं चाहूँगा कि आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मुल्क की आज़ादी को ख़तरे में डालने वाले ऐसे जराइम का भी ज़रूर मायना करें। इससे आज की नौजवान नस्ल को जमहूरियत के माने और उसकी अहमियत समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात रंग बिरंगे मोतियों से सजी एक खूबसूरत माला है, जिसका हर मोती अपने आप में अनोखा और अनमोल है। इस प्रोग्राम का हर एपिसोड बहुत ही जिंदा जावेद होता है। हमें इज्तिमाइयत के जज्बे के साथ साथ समाज के तई फर्जशनासी के एहसास और खिदमत के जज्बे से भरता है। यहाँ इन मौज़ूआत पर खुलकर बात होती है, जिनके बारे में हमें आम तौर पर कम ही पढ़ने सुनने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि मन की बात में किसी मौजू का जिक्र होने के बाद कैसे मुतादिद अहले वतन को नई तरगीब मिली। हाल ही में मुझे मुल्क की मशहूर हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़ासा आनंदा शंकर जयंत का ख़त मिला है। अपने ख़त में उन्होंने मन की बात के उस एपिसोड के बारे में लिखा है जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में बात की थी। इस प्रोग्राम में हमने इस फील्ड से जुड़े लोगों की सलाहियत को एक्नॉलेज किया था। मन की बात के इस प्रोग्राम से तहरीक पाकर आनंदा शंकर जयंत ने कुट्टी कहानी तैयार की है। ये बच्चों के लिए अलग अलग ज़बानों की कहानियों का एक बेहतरीन मजमुआ है। ये कोशिश इसलिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी तहजीब से लगाव और गहरा होता है। उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किए हैं। मैंने आनंदा शंकर जयंत की इस कोशिश की ख़ास तौर पर इसलिए बात की क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे अहले वतन के अच्छे काम दूसरों को भी तहरीक दे रहे हैं। इसे सीखकर वो भी अपने हुनर से मुल्क और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही तो हम हिंदुस्तानियों का वो कलेक्टिव पावर है जो मुल्क की तरक्की में नई तवानाई भर रहा है। मेरे प्यारे हमवतनों, इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही। अगली बार नए मौज़ूआत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बारिश का वक्त है, इसलिए अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए, मुतवाज़िन खाइए और सेहतमंद रहिए। हाँ, योगा ज़रूर कीजिए। अब कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म होने को हैं। मैं बच्चों से भी कहूँगा कि होमवर्क लास्ट दिन के लिए पेंडिंग न रखें, काम ख़त्म करिए और मुतमईन रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।